का मेल या व्यंजन के शब्दांशों का मेल ही व्यंजन संधि कहलाएगा। तो व्यंजन संधि में ये व्यंजन वर्ण है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि पूरी व्यंजन संधि जो है वो ये व्यंजन के ऊपर आधारित है और आपको व्यंजन को है अलग से क्लासिफाई करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो व्यंजन को जो क्लासिफाई किया गया है वो कुछ इस तरीके से किया गया है। व्यंजन को आप कैसे पढ़ेंगे, हमेशा यही तरीका याद रखेंगे अब आज के बाद आप, ठीक है, क्योंकि आप जब आगे हिंदी पढ़ने जाएंगे तो पढ़ाऊंगा मैं ही और फिर मैं आपको बोलूंगा कि चलिए आपने जब व्यंजन पढ़ा था तो इस तरीके से पढ़ा था। तो आप आज से याद रखिएगा, व्यंजन को इस सीक्वेंस में याद रखिएगा और ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो आप पहले तो ये वाली सीक्वेंस याद रखिए जो मैं बता रहा हूं। तो पहले आप बोलेंगे क, फिर आप बोलेंगे च, फिर आप बोलेंगे ट, फिर त और फिर य। ठीक है, नहीं पहले प पढ़ लीजिएगा फिर ये आएगा। ये आपके पास क्या आने वाले हैं, ये आपके पास आने वाले हैं व्यंजन। कैसे लिखे हुए हैं, क च ट त प य। अब देखिए इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर आपको कोई बोले कि आप बताइए कि ये सीक्वेंस कैसी होती है, ठीक है, ऊपर से नीचे लगा के ये सीक्वेंस अगर पूछे जाएगा तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। इसको अगर आप ट्रिक वाइज याद रखना चाहो तो रख सकते हैं। इसको आप बोलेंगे कल, इसको बोलेंगे आप चलेंगे, इसको बोलेंगे टमाटर, इसको बोलेंगे तोड़ने और इसको आप बोलिएगा पके हुए यदि नहीं हुए। क्या बोलेंगे, पके हुए यदि नहीं हुए। तो एक बात और नीचे लिख लीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, हुए तो क्षमा कीजिएगा, ऐसा याद रखिएगा। सीक्वेंस क्या याद रखेंगे आप, कल चलेंगे टमाटर तोड़ने, पके हुए यदि नहीं हुए तो क्षमा कीजिएगा। ये सीक्वेंस याद रख लीजिए। एक दो बार इसको रीड करके देख लीजिए कि क्या सीक्वेंस है आपके सामने। कल चलेंगे टमाटर तोड़ने, पके हुए यदि नहीं हुए तो क्षमा कीजिएगा। ये आपकी सीक्वेंस है किसके लिए, व्यंजन के लिए। ठीक है, ठीक। अब देखिए अब इसको पढ़ना कैसे। ये व्यंजन जो है ना, व्यंजन और स्वर के बारे में मैं अभी आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा बहुत अच्छे से कि कितने व्यंजन होते हैं, स्वर के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, या टाइप्स ऑफ वोवेल्स, या बोलना चाहिए कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। पर अभी जो हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, इस वर्णमाला को देखिए। वर्णमाला पहले अभी आप एक आध दो क्लास में समझ जाएंगे कि वर्णमाला के इंपॉर्टेंस क्या है सबसे पहले पढ़ने का। ठीक है, तो वर्णमाला जब हमने शुरू की ना तो हमने क्या बोल लिया है, एक चीज याद रख लीजिएगा, क च ट तो त प य और श। ठीक है, तो कल चलेंगे टमाटर तोड़ने, पके हुए यदि नहीं हुए तो क्षमा कीजिएगा। अब आप इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये जो है ये क वर्ग है। क्या बोलने वाले हैं, ये क वर्ग है, ये है आपका च वर्ग, ये है आपका ट वर्ग, ये है आपका त वर्ग और ये है आपका प वर्ग। ठीक है, यहां मैं एक लाइन खींच देता हूं, अभी आपको बताता हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है क च ट त और प। ठीक, अब इस क वर्ग के अंदर आपको बताना है कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आपने जो आपकी वर्णमाला पढ़ी है उस वर्णमाला में आप क्या बोलते हो, क ख ग घ और न। ठीक है, ये बोलते हो आप। ये आपकी क्या हो गई, क ख ग घ न। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए ये वर्ण जो पांचों आपके सामने वर्ण लिखे हुए हैं ये क वर्ग के वर्ण हैं। आप इनको क्या बोलने वाले हैं, ये क वर्ग के वर्ण हैं। क्लियर इतना। अब देखिएगा आगे और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद और आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब अगर आपको बोलूं कि च बताइए, च वर्ग के बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, च छ ज झ और य, यही बोलने वाले हैं। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, च वर्ग जो होगा उसमें कौन कौन से वर्ण होंगे, च छ ज झ और य। ठीक, ये हो गया आपका च वर्ग। अब आता है आपका ट वर्ग। अगर ट की बात करोगे तो क्या आता है आपका, ट ट ठ ड ढ और ण। ठीक है, आप ये बोलेंगे कि आपका क्या होगा, ट वर्ग हो जाएगा, ट ठ ड ढ ढक्कन का और न। क्लियर। फिर उसके बाद अगर आपका आता है त, तो आप त को क्या बोलेंगे, त थ द ध और न। अगर आपसे पूछे कि त वर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते तो त थ द ध और न आते हैं। ठीक, अब लास्ट आपके सामने यहाँ पे लाइन के ऊपर ही जो लिखा हुआ प वर्ग लिखा है, प वर्ग के अगर वर्णों की बात करें तो प में आएगा प फ ब भ और म।
ठीक है, ये पांच के वर्णों का कॉम्बिनेशन जो आपने लिखा है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के अंदर आता है, ये पांच का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, पहली चीज। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। देखिए, आप बोलेंगे, अभी पढ़ेंगे हिंदी के बारे में, बोली के बारे में, भाषा के बारे में जो पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा ध्वनि क्या होती है, बोली क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, है ना। तो आप जो उच्चारित कर रहे हो, ये अपनी क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, और ध्वनि का उच्चारण कहां से होता है, मुख से होता है। ठीक है, तो ध्वनि का उच्चारण जो मुख से होगा, और आपने ये बोला कि जो आप उच्चारित करते हो ये वर्ण होते हैं, तो आपने वर्णमाला ही तो लिखी है यहाँ पर। ठीक है, आपको बताना है किसके बारे में, वर्णमाला के बारे में। तो देखिए जरा, ये आपके क्या है, ये वर्ण ही है ना। ठीक है, इनको अगर अपन बोलेंगे तो क्या लिखे हुए हैं, वर्ण लिखे हुए हैं। तो इनका जो उच्चारण है, क वर्ग क्यों में, आप पूछ सकते हैं कि क वर्ग के अंदर ये क्यों रखे हुए हैं, सबके सब पांचों वर्ण, जो वर्ण है पांच, वो क वर्ग में क्यों आए, च वर्ग में 5 वर्ण क्यों आए, दूसरा वर्ण किसी और वर्ग में क्यों नहीं आ जाता। तो ठीक है, सुनिएगा मेरी बात, ये जो क, च, ट, त, प वर्ग लिखे हुए हैं, ये वर्ग जो हैं ये आपकी उच्चारण की दृष्टि से डिवाइड किए हुए हैं, या उच्चारण की दृष्टि से इनको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आप इनके उच्चारण की स्थान देखिएगा, उच्चारण का जो स्थान होता है वो कहां से होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क वर्ग का उच्चारण करना है, किसका उच्चारण करना है, क वर्ग का, तो क वर्ग का उच्चारण करने का मतलब समझ रहे हैं आप, क वर्ग का उच्चारण करना मतलब इन सब का उच्चारण करना। अगर आप क वर्ग का उच्चारण करेंगे तो ये उच्चारण जो आपका होगा वो कंठ से होगा। इसको एक बार आप उच्चारित करके देखिएगा, क, ख, ग, घ और ण, ये जो आपका साउंड है ये कहां से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है। तो ये जो क वर्ग है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, ये कंठ्य है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये कंठ्य वर्ण होते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। ठीक है, कंठ कहां पे, ये आपका कंठ। अब आप क्या करें, थोड़ा सा और ऊपर आइए, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, आपके पास दूसरा वर्ग है जिसको आप बोल रहे हैं च वर्ग। च वर्ग के बारे में जब बात करेंगे तो च वर्ग का जो उच्चारण होगा, अब इसको पढ़ के देखिए, च, छ, ज, झ और ण, इनका जो उच्चारण हो रहा है ये आपके तालु से हो रहा है। किससे हो रहा है, तालु से। तो ये जो जहां से तालु से उच्चारण होता है उन वर्णों को हम बोल देते हैं तालव्य। क्या बोल देते हैं, तालव्य। ठीक है, तो आपका कंठ क्या हो गए, क वर्ग, तालव्य क्या हो गए, च वर्ग। उसके बाद आता है आपका ट वर्ग। ट वर्ग के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये है आपका मूर्धा से, इनका उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से होता है। तो मूर्धा से होना, इनको आप पढ़ के देखिए एक बार, ट, ठ, ड, ढ और न, इनको जब आप पढ़ेंगे तो इनका उच्चारण होता है मूर्धा से, इसलिए इनको हम बोल देते हैं कि ये वर्ण कौन से हैं, मूर्धन्य हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं कि ये वर्ण कौन से हैं, मूर्धन्य वर्ण है। ठीक, उसके बाद आता है आपके पास त और आखिरी बचा है प। ठीक, तो त के बारे में, त वर्ग का जब आप उच्चारण करते हो तो त वर्ग का जो उच्चारण होता है वो आपके दांतों से होगा। आप पढ़ के देखिएगा, त, थ, द, ध, न। जब आप इनका उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी जीभ जो होती है वो किसको टच करती है, दांत को टच करती है। तो ये आपका जो त वर्ग होगा, इनको आप बोल देते हैं कि ये हमारे दंत्य होते हैं। इनको आप क्या बोल देते हैं, ये हमारे दंत्य होंगे, मतलब इनका उच्चारण जो होगा वो दांत से होगा। ठीक, उसके बाद लास्ट आपका बचा हुआ है प वर्ग। प वर्ग के बारे में जब आप देखेंगे तो प का उच्चारण करके देखिए, पूरे प वर्ग का, प, फ, ब, भ, म, इनका जब आप उच्चारण कर रहे हो ना तो इनका उच्चारण आपके होस्ट, ओठ, ये जो होठ होते हैं उनसे होता है। और होठ को हम हिंदी में बोलेंगे ओष्ठ, या संस्कृत में जो बोला जाता है ओष्ठ बोला जाता है। इसलिए इनका उच्चारण मतलब प वर्ग का जो उच्चारण होगा वो होने वाला है ओठ से, होठ से, इसको बोला जाता है ओष्ठ। इसको क्या बोला जाता है, ओष्ठ। तो आज के बाद आप याद रखिएगा एक चीज कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, ये आपके सामने है क्लासिफिकेशन। किसके बेसिस पे, तो जिस स्थान से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, कंठ से, तालु से, मूर्धन्य से, मूर्धा से, दांत से और आपके होठ से इनका उच्चारण हो रहा है। इसीलिए ये जो आपके 5 वर्ग लिखे हुए हैं, 5 वर्ग और 5 वर्ग के अंदर 5-5 वर्ण, तो टोटल ये जो वर्ण है, टोटल कितने वर्ण हो रहे हैं, 25 वर्ण हो रहे हैं। और इन 25 वर्ण को कंबाइंडली आप बोल देते हैं ये हमारे स्पर्शी व्यंजन है। क्या बोल देते हैं इनको आप, स्पर्शी व्यंजन। ये क्लासिफिकेशन पूरा आ जाएगा अलग से, व्यंजन के जो आप डिवाइड करेंगे कि कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो आप बताएंगे कि 25 उसमें से स्पर्शी व्यंजन होते हैं, तो उनकी बात की हुई है यहाँ पे। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है आपको।
ये वर्ण कैसे याद रखना, ये वर्ग ऊपर से सीक्वेंस में अगर याद रखने को बोला जाए तो आप कैसे याद रखेंगे, तो आपके पास एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक का पहला पहला वर्ण उठाएंगे, आप बता देंगे। सबके अंदर 5-5 वर्ण है, कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, सबके अंदर 5-5 वर्ण बताना है। फिर आपको बताना है कि उनका उच्चारण, तो उच्चारण ना आप सिंपल तरीका है कि आप उच्चारण गले से स्टार्ट करिए, गले से स्टार्ट करने के बाद आप कहां तक आ जाइए, होठ तक आ जाइए। तो देखो, कंठ, तालु, मूर्धन्य, मूर्धा, दंत मतलब दांत, और ओष्ठ मतलब ओठ, ठीक है, होठ, इतना क्लियर। अब आपके पास ये तो आपके 25 व्यंजन हो गए, आपने थोड़ी देर पहले 13 वर्ण लिखे हुए थे, ठीक, अभी भी टोटल 52 नहीं हुए हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास और वर्ण आते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है यदि नहीं पके हुए, यदि नहीं हुए, तो यह लिखा हुआ था ना, यदि नहीं हुए, ठीक, तो इस य के बारे में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ रहता है आपकी वर्णमाला में य, र, ल और व, ठीक है, य, र, ल, व, ये कौन सा होता है, य वाली लाइन में आते हैं, ठीक। तो ये 4 और हो गए आपके पास, अभी देख रहे हैं क्या क्या कौन कौन से होते हैं। उसके बाद और नीचे जब आप आएंगे तो आपको मिलने वाले हैं कुछ और वर्ण जिनको आप बोलने वाले हो, 2 तरीके के आएंगे, कुछ तो संयुक्त आने वाले हैं और उसके पहले उष्म आते हैं। उन उष का नाम है श, श, स और ह, ठीक है, ये श शक्कर का, ये श शक्कर और ये श्रीमान वाला, ये आपके पास टोटल क्या है, 4 आपके नीचे संयुक्त व्यंजन भी आएंगे। तो अब आप समझ जाइए आपके पास ये टोटल वर्णमाला, अभी देखिए अब मैं आपको बताता हूं। आपने स्वर लिखे थे यहां पर, स्वरों की संख्या बोली हिंदी में वैसे तो 11 होती, प्लस 2 आपने क्या किए हुए हैं, अम और अह, वर्णमाला में तो आपने मेंशन किया है ना। तो आपके पास टोटल ऊपर वर्ण कितने लिख दिए थे आपने, 13 लिख दिए थे। 13 वर्ण के बाद अगर हम बात करें तो आपके पास ये टोटल 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, तो 13 और 25 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपके पास 4 ये वर्ण, 4 ये वर्ण और 4 ये वर्ण, तो टोटल 12 आपके पास, 4 या 12 ये हो गए। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 50 हो चुके हैं, ठीक है, कितने हो गए ये, 50। अब सुनिएगा, आपने बोला था कि वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होना चाहिए, 52 होना चाहिए। अभी आपने कितने बताएं, 50 बताएं। अब इस वर्णमाला में कहीं पर भी 2 वर्णों को लिखा हुआ नहीं होता है, हिंदी वर्णमाला में 2 वर्णों को लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन वो होते जरूर हैं, और उन दोनों के मैं आपको नाम बताता हूं। 2 वर्ण जो हिंदी वर्णमाला में नहीं लिखे हैं लेकिन वो होते जरूर हैं, वो कहलाते हैं आपके, एक होता है आपका ड और एक होता है आपका ढ, ठीक। तो इन दोनों को हम करते हैं द्वित्व व्यंजन, क्या कहते हैं, ठीक है, क्या इतना क्लियर है ये आपका। आपके पास टोटल कितने हो गए, टोटल आपके पास हो गए 52 वर्ण, ठीक। अब आगे चलेंगे अपन, अभी क्या करते हैं, आपने वर्णमाला देख ली पूरी अच्छे से, आपको वर्णमाला याद हो जाना चाहिए अब, ठीक है। आप स्वरों के बारे में जब लिखेंगे तो टोटल लिखने वाले हैं कितने स्वर, तो आपके पास स्वर होंगे 10, कितने होंगे, अच्छा ये द्वित्व नहीं होता है, ये द्विगुण व्यंजन होता है, क्या होता है ये, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। तो आपके पास स्वर हो गए टोटल 11, 2 साथ में अम अह 13, उसके बाद आपके ये व्यंजन, फिर उसके बाद य र ल व श श स ह, क्षत्रिय, त्र, ज्ञ और श्र, श्रीमान, ठीक। ये टोटल, और ये 2 आपके पास ड और ढ, ये हो गए आपके टोटल 52 हिंदी माला के, हिंदी वर्णमाला के वर्णों की संख्या 52। क्लियर है, सब याद हो गया। अच्छा, याद ही करना है डायरेक्ट, है ना, भूलना नहीं है। अभी इसको जैसे भी आप याद रख सके, अगर आपके पास कोई ट्रिक है, तरीका है, पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपना ये तरीका देख लीजिएगा और याद रखिएगा इसको। अब हम आते हैं हमारे स्वर और व्यंजन जो हमने पढ़े हैं उनके टाइप्स पे, हम बताएंगे कि कितने टाइप के स्वर होते हैं और कितने टाइप के व्यंजन होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, हम देखने वाले हैं अब स्वरों के प्रकार। किसके देखेंगे, स्वर के प्रकार। स्वरों को भी क्या किया गया है, अलग अलग टाइप से अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब ये लघु गुरु या संयुक्त क्या है, तो लघु गुरु संयुक्त किस बेसिस पे किया गया है, ये इस बेसिस पे किया है। लघु गुरु जो है वो उच्चारण के लिए गए समय में, मतलब आप जो वर्ण जो उच्चारित कर रहे हो उसके लिए आप कितना समय ले रहे हो उस आधार पे आप बोलते हो, ठीक है। तो अगर मैं लघु स्वर की बात करूं तो लघु स्वर के उच्चारण में सामान्य समय लगता है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे कि लघु स्वर जो होंगे या ह्रस्व स्वर जो होंगे उनके उच्चारण में सामान्य समय लगे, और जिनकी गणना हम 1 से करें। 2 बातें याद रखिएगा आप क्या बोलने वाले हैं कि ये जो लघु स्वर होते हैं इनके उच्चारण में क्या हो, उच्चारण में सामान्य समय लगे, ठीक, पहली चीज।
और दूसरा आप साथ में क्या बोलेंगे कि इनकी जो गणना होती है, वो गणना जो होती है वो हम एक से करते हैं। किससे करते हैं? जिसको इससे प्रदर्शित किया जाता है, एक से। अगर आप लोगों ने छंद पढ़े होंगे कभी पहले, तो आपने वहां देखा होगा कि जब हम गणना करते हैं तो जो लघु स्वर आते हैं या जो लघु मात्राएं आती हैं, वहां पे आप उसकी गणना करते हो एक। ठीक, तो ये वो वाली चीज है। दूसरा, अगर आप गुरु स्वर की बात करोगे या दीर्घ स्वर की बात करते हो, तो आप ये बताइए कि लघु स्वर को आपने उच्चारित करने में सामान्य समय लिया है, ठीक है। वहीं पे अगर आप गुरु स्वर को बोलोगे तो गुरु स्वर का उच्चारण जो होगा वो सामान्य से, इसके उच्चारण में सामान्य से दुगना समय लगता है। कितना समय लगता है? तो सामान्य से दुगना समय लगे। मतलब वो वर्ण जिनके वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में सामान्य से डबल या दुगना समय लगता है, उसको हम बोल देते हैं वो कौन से स्वर होंगे? गुरु स्वर होंगे, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है? तो आपके सामने लिखी हुई है, 3 है। दूसरी बात आपने क्या बोली थी कि इनकी गणना करना है आपको। तो जब आप इनकी गणना करते हो तो इनकी गणना आप करते हो और गणना में आप इनको गिनते हो 2। कितने गिनते हो? 2 गिनते हो। और 2 गिनने के बाद जब इनका आप नोटेशन देते हो, या बोलना चाहिए कि इनका जो सिंबल आप जो मार्क करते हो कि 2 किसको बोलेंगे, तो आप एस से इसको क्या कर देते हो? डिनोट करते हो, ठीक। मतलब इसको प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वो चिन्ह कौन सा है? एस है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं संयुक्त स्वर, ठीक। अब ये संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो आपने बोला संयुक्त स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? टोटल 4 होती है। संयुक्त स्वर क्या होंगे? संयुक्त स्वर वे वाले स्वर होंगे जो दूसरे स्वरों के योग या मेल से बने होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि जो स्वर वर्ण किन्हीं दूसरे स्वर वर्णों के योग या मेल से बनते हैं, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। ये इतना समझ में आया? अभी मैं बता रहा हूं उनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं आपके सामने। और फिर आपने एक बोला है प्लुत स्वर। क्या बोला है? प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर जो है ये आपको बुक्स वगैरह में जनरली प्रकार में नहीं मिलता है, मैंने ऐसे मेंशन किया हुआ है इसको यहाँ पे। प्लुत स्वर वे वाले स्वर होते हैं या वे स्वर वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए सामान्य से 3 गुना समय लगता है। आप इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि इसको बोलने में, उच्चारण करने में सामान्य से कितना गुना समय लगेगा? तो 3 गुना समय लगेगा, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि आप बोलते हैं ओम वगैरह, ठीक है। तो ओम जब आप उच्चारित करते हो तो ओम म का जो साउंड होता है पीछे म, उस म के साउंड में आप ये साउंड करते हैं ना, मतलब उसमें अ का जो साउंड आता है वो लंबा चलता है। तो उसके उच्चारण में कितने गुना समय लगता है? तो सामान्य से 3 गुना समय लगता है। उनको आप बोलते हैं प्लुत स्वर। और जनरली कभी कभार आपने अगर बुक वगैरह में देखा भी होगा तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। अच्छा ये छोड़िए, ये ले लीजिए आप एग्जाम्पल। कुछ इस तरीके से अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? ये इसको आप बोल देते हैं कि ये प्लुत स्वर है, ठीक है। इतना क्लियर है कि आपके सामने? अब देखिए हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया है, ये जो प्रकार बताए हैं, उसमें लघु स्वर कौन से हैं, गुरु स्वर कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन से हैं, वो देख लेते हैं। तो आपने अभी हाल आपकी वर्णमाला जो लिखी थी उसमें पहली लाइन लिखी थी अ, आ, ई, उ। फिर उसके बाद आपने लिखा था ऋषि, फिर आपने लिखा था ए, ऐ, ओ, औ, अम और अह, ठीक। लेकिन अब ये दोनों वर्ण तो आप लेंगे नहीं, ये दोनों वर्ण आप नहीं लेंगे। कारण इन दोनों वर्ण को नहीं लेने का, इन दोनों वर्ण को नहीं लेने का कारण है कि ये स्वर में गणना नहीं की जाती है। स्वर वर्ण जो है आपके पास 11 है। तो आप देख लीजिए 4 और 3 7 और 4 11 वर्ण हैं जो आपके स्वर वर्ण के अंतर्गत आएंगे। तो पहला, तीसरा, 5वां और ये 7वां, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप छोटा अ मतलब अ, छोटी ई, उ और ये ऋषि जो है, इन चारों को आप बोलेंगे ये आपके लघु स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये आपके लघु स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? तो 4 है। अगर आप गुरु स्वर की या दीर्घ स्वर की बात करोगे तो आप देखिए आपके सामने है आ, बड़ा ई और बड़ा उ। ये जो आपके पास 3, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है, स्क्वायर बॉक्स जो बनाया हुआ है, आ, ई और उ जो है, ये हैं आपके गुरु स्वर। तीसरे आपके पास आते हैं संयुक्त स्वर। आपने बोला है उनकी संख्याएं 4 हैं। तो देखिए दूसरी लाइन में जो आप लिखते हैं ए, ऐ, ओ और औ, ये जो 4 हैं ये आपके आते हैं कौन से? संयुक्त स्वर। और आप क्या बोल रहे हैं कि ये जो है आपके संयुक्त स्वर जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं? तो इनका जो ये जो बने होते हैं ये दूसरे स्वरों के योग से बनते हैं। किससे बनते हैं? दूसरे स्वरों के योग से बनते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये कैसे बनेंगे,
तो हम बना के देख लेते हैं कैसे बनते हैं। तो अगर ए की बात करें अगर हम, तो ए जो बनता है वो बनता है ए अ का संयुक्त। तो देखिए एक तो आपके पास कौन सा स्वर हो गया, लघु स्वर हो गया, और इसी के साथ में अ के साथ में अगर आप छोटी ई जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, छोटी ई जोड़ देंगे, तो आपका अ और ई का एक साथ प्रोनाउंसिएशन करिए, आप बोलेंगे उसको ए, क्या पढ़ेंगे ए। अ और ई का जब संयोग होता है तो आपके पास कौन सा बन जाता है, नया स्वर कौन सा बन जाता है, तो वो बनता है ए, जो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। उसी के बाद आप देखिए ऐ लिखा हुआ है, तो अगर ऐ बनाना है आपको, तो आप अ के साथ में आपने जो अभी एक संयुक्त स्वर बनाया था उसको जोड़ दीजिए। अ के साथ में जब आप ए को जोड़ देते हैं तो जो आपका नया स्वर वर्ण बनता है वो बनता है ऐ, और वो कैसे बनता है, तो अ प्लस ए के संयोग से बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास ओ। इस ओ को कैसे बनाएंगे, तो अ के साथ में अगर आपने छोटा ऊ जोड़ा है, अ के साथ में किसको जोड़ा है, आपने छोटा ऊ को जोड़ा है, तो ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा। और वहीं पे अगर आपको क्या बनाना है, औ बनाना है, तो आप अ के साथ में आप जोड़ दीजिएगा यहां पे ओ, तो आपका बन जाएगा औ। क्लियर है क्या। तो आपके पास आपके ये ऊपर वर्ण जो लिखे हुए टोटल 7, इसमें पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो है वो आपका लघु स्वर कहलाएगा, जिसकी गणना में केवल एक समय लेते हैं। गणना मतलब हम एक से करते हैं और समय सामान्य समय लगता है। ये जो चौकोर आकार के बने हुए हैं बॉक्स, इनमें देखेंगे आपको मिलेगा आ, ई, उ, ये आपके कहलाएंगे गुरु। संयुक्त की बात करेंगे तो नीचे दूसरी लाइन में जो प्रथम 4 वर्ण लिखे हुए हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों हो जाएंगे आपके संयुक्त स्वर। ठीक है, और इन संयुक्त स्वर का मतलब है वो किन्हीं दूसरे स्वरों से मिलकर बने हो। तो ए कैसे बनेगा, तो अ प्लस ई के संयोग से बनने वाला है। ऐ कैसे बनेगा, अ प्लस ए के संयोग से बनेगा। औ कैसे बनेगा, तो ओ कैसे बनेगा, तो अ प्लस उ के संयोग से। और औ कैसे बनेगा, तो अ प्लस ओ के संयोग से बनता है। तो ये आपके थे स्वरों के प्रकार, जिसमें आपको बताना है कि स्वर कितने प्रकार के हैं। अगर ऐसा पूछा जाता स्वर कितने प्रकार के हैं, तो आप आंसर 3 कर सकते हैं, है ना। और अगर ऑप्शन में 3 नहीं मिलता तो फिर आप आंसर 4 करिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ही ये पूछ लिया गया कि बताइए स्वरों के प्रकार कितने हैं, तो 3 अगर ऑप्शन में, तो पहले प्रेफर कर लीजिएगा 3 कर दीजिएगा। और नहीं, वो 3 ऑप्शन में नहीं देता है तो आप आंसर कर दीजिएगा कि 4 होते हैं टोटल। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे हमारे व्यंजन की तरफ। व्यंजन के अगर बारे में बात करें हम, तो व्यंजन के भी प्रकारों की बात करेंगे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा जरा बताते हैं आपको। अगर व्यंजन के प्रकारों की बात करें, तो व्यंजन में आपने जहां से लिखना शुरू किया था, वहां पे व्यंजन में आपने पहले 25 व्यंजन लिखे थे, 25 वर्ण लिखे थे, ये बोल दीजिए। वो जो 25 वर्ण थे, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ था स्पर्शी व्यंजन। क्या लिखा था, स्पर्शी व्यंजन। तो हम बताएंगे कि हमारे व्यंजन के प्रकार, किसके प्रकार, व्यंजन के प्रकार। हम ठीक है, व्यंजन के प्रकार। ठीक, पहला आपको पता ही है, आप क्या बोलने वाले हैं, स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलेंगे, स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो आप याद रखिएगा टोटल स्पर्शी व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी है, 25 है। स्पर्शी व्यंजन 25 होंगे टोटल। 25 वो वाले वर्ण जो आपने बोला कि क, च, ट, ट और प, ये वर्ग के 5-5 जो वर्ण थे, उन सभी को मिलाकर बोल दिया जाता है स्पर्शी व्यंजन। क्लियर है क्या। क्योंकि इनका उच्चारण जो होता है वो हमारी जीवा के स्पर्श से होता है। जब आपने बोला कंठ, तो जीवा जो है वो कंठ से उच्चारित करने वाली, जीवा का कंठ के साथ संयोग और कंठ से उसका उच्चारण। फिर आपने बोला था कि क के बाद च आता है, च का आप बोल रहे हो कि तालु, तो हमारी जो जीवा है वो तालु से टच होती, फिर मूर्धन्य मूर्धा से टच होती, फिर दंत मतलब दांत से टच होती, फिर ओष्ठ मतलब ओठ और जीभ के कॉम्बिनेशन से आपके स्पर्शी व्यंजन टोटल हो जाएंगे 25। ठीक है, उसके बाद आप उसके नीचे आपने देखा था जो आपने लिखा था य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व के बारे में बात करें तो वो आपने टोटल 4 लिखे थे। कितने लिखे थे, 4। और इनको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप अंतस्थ व्यंजन की संख्या बताएंगे कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से होते हैं, तो य, र, ल और ये व, ये 4 आपके जो हैं वो क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, उनके बाद अगर अपन बात करें तो हमारे पास फिर आते हैं जिनको आप कभी कभार बोला जाता है, एक नाम दिया गया है संघर्षी व्यंजन।
ठीक है, या इसी का नाम दिया गया है ऊष्म व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन, कुछ भी बोल लीजिए। तो इनकी संख्या जो है ये भी कितनी है, इनकी संख्या भी आपके पास होती है टोटल 4। आप याद करिए, आपने जो अभी वर्णमाला लिखी थी उसमें यर लव जो लिखा था, यर लव के बाद नीचे जो 4 वर्ण लिखे हुए थे वो 4 वर्ण क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, जिनको आप बोलते हैं कि श, श, स और आपका ह। ये 4 जो हैं आपके, ये क्या है, ये आपके स्पर्शी या संघर्षी, स्पर्शी नहीं सॉरी संघर्षी या ऊष्म व्यंजन है। ठीक, और एक और प्रकार होता है जो आपका व्यंजन का चौथे प्रकार के अंतर्गत आएगा, जिसको आप बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसा आपने संयुक्त स्वर पढ़ा था वैसे ही अब आप बोल रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो आपकी वर्णमाला में जहां पे आपने लिखा है वहां पे संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन को दर्जा दिया गया है, और या बोलना चाहिए कि मेंशन किया हुआ है आपके सामने। और वो 4 संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये आपके पास क्या है, टोटल 4 आपके संयुक्त व्यंजन है। अब इनकी डेफिनेशन अगर आप बोलें संयुक्त व्यंजन क्या होंगे, तो संयुक्त व्यंजन वे वाले व्यंजन होते हैं जिनका निर्माण या जो किससे बने होते हैं, तो दूसरे व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं, वो कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। अगर आपको अब पूछा जाए कि ये जो संयुक्त व्यंजन है, ये पहला वाला वर्ण आपके सामने दिख रहा है क्ष, तो ये कैसे बना है, तो आप देखिए इसका जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको यहां पर एक मिलेगा क और एक मिलने वाला है यहां पर क्ष। तो आपका संयुक्त व्यंजन में क्ष जो लिखा हुआ है वो उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, क्ष। ऐसे बोलते हैं ना आप, क्षत्रिय, क्षत्रिय जब बोल, या क्षेत्र ले लीजिए आप, क्षेत्र, क्षेत्र बोलते हो तो कैसे बोलते हैं, क्षेत्र। तो क और श के संयोग से क्या बनता है आपका संयुक्त व्यंजन, कौन सा वाला, क्ष वाला। अगर आप त्र को देखें तो त्र मतलब आप त्रिपुरा ले लीजिए, ठीक है, या त्रिमूर्ति ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते थोड़ा सा स्लो प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, उच्चारण करके देखिए, तो आप बोलने वाले हैं त और र। ठीक है, तो ये जो त्र है वो कैसे बना है, तो त और र के संयोग से बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ज्ञ को, तो ज्ञ जो है ना, वैसे वास्तव में ये ज्ञ जो है ये हिंदी वर्णमाला में इसको ज्ञ बोला गया, लेकिन इसका सही उच्चारण जो है वो ज्ञ नहीं है। ये किससे बना होता है, तो ये बनता है ज और ञ से। किससे बना है, तो इसका जो योग होता है, या ये बोलना चाहिए कि ज्ञ जिस योग से बना है या जो संयुक्त व्यंजन बना है, कौन कौन से व्यंजन से, तो ज और ञ से। ठीक है, ज्ञ इसको क्या बोला जाता है, ज्ञ बोला जाता है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं हिंदी में इसको ज्ञ बोल के छोड़ देते हैं। ठीक है, आजकल सभी जगह हिंदी में ज्ञ ही बोला जा रहा है, लेकिन याद रखिए ग और य से नहीं बना है, कभी भी गलती मत करिएगा, ग और य से इसका निर्माण नहीं होगा। ग और य जो बनेगा उससे ज्ञ नहीं बनने वाला है। ठीक है, क्लियर इतना। उसके बाद आपके पास आता है श्र। अगर इस श्र को देखें तो ये श्र है हमारा श्रीमान वाला। कौन सा श्र, जिसमें श और र मिलकर बना हो। ठीक है, श और र से मिलकर बना होगा, उसको आप क्या बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है, श्र संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इतना आप अभी देखिए। आपने वर्णमाला जो पढ़ी है, अब वर्णमाला में आपने क्या पढ़ा, वर्णमाला में आपने बताया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है। ठीक, उसमें 2 जो आपने लिखे हैं अम अह, वो अम अह जो हैं वो अम अह संयोग से बने हुए हैं। किनके, अ और म के, मतलब आप जब उनका उच्चारण करते हैं तो आपको पता चलता है। और दूसरा आपका अ और ह का उसमें साउंड आता है। ठीक है, तो वो दोनों को हम हिंदी वर्णमाला के स्वर में गणना नहीं करते हैं, या उनकी काउंटिंग वहां पे स्वरों में नहीं की जाती है। उसके बाद आपने व्यंजन बताए। व्यंजन आपने बताया तो शुरुआत में आपने वर्ग के साथ में बताए हैं, और वर्ग के साथ में आपने कुछ इस तरीके से बोला था कि अगर मैं क वर्ग बोलूं तो क वर्ग में क्या लिखने वाला हूं मैं, क, ख, ग, घ और न। फिर उसके बाद आपने बोला था च वर्ग में बताऊं, तो च वर्ग में आप क्या बोलते हो, च, छ, ज, झ। ठीक है, कुछ इसी तरीके से बोल रहे हो। फिर आपने बोला था ट वर्ग बताइए, तो ट वर्ग अगर आप बोलेंगे तो ट, ठ, ड, ढ, सॉरी ट, ठ, ड, ढ और न, कुछ इस तरीके से आप पढ़ते हो। अब आप देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं ऐसा ही आपका क्या वर्ण आने वाला है, अगला वर्ग कौन सा आएगा, त वर्ग, और उसके नीचे आएगा आपका प वर्ग, और आपने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं अब कि आप मुझे क वर्ग का, क्या बोल रहे हैं, क वर्ग का द्वितीय अक्षर बताइए। ठीक है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि क वर्ग का द्वितीय अक्षर या द्वितीय वर्ण ये वाला है। ठीक है, आपको बोला गया कि क वर्ग का पंचम वर्ण बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं कि पंचम मतलब 5वां ये वाला होगा। ठीक, अगर आपको बोला जाए
कि सभी वर्गों के, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सभी वर्गों के तृतीय वर्ण के बारे में बताइए, स्पर्श व्यंजन के सभी वर्गों के तृतीय वर्ण के बारे में बताइए। तो क्या आप ये वाले वर्ग की लाइन बताने वाले हैं? मतलब ये वाली जो आपका कॉलम जा रहा है इसी को आप बताएंगे ना, ठीक है। सभी वर्ग का मतलब ये 5 वर्ग आपके सामने लिखे हैं, उसका तृतीय वर्ण ये सभी, ठीक है क्या? क्योंकि जब आप संधि पढ़ने जाएंगे तो व्यंजन संधि में डेफिनेशन आप देखिएगा, आपको डायरेक्ट डेफिनेशन ऐसी लिखी रहेगी कि प्रथम और तृतीय वर्ग के इतने इतने वर्ण और इनका इनके साथ संयोग और इससे ये संधि बनेगी, या ये नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे तो उस प्रकार से आने वाला है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्शी व्यंजन को स्पेशली आप क्या करिएगा, एज इट इज याद रखिएगा, ठीक है। व्यंजन के प्रकार, स्पर्शी व्यंजन वही 25 जो हम यहाँ लिखे हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे 4 होंगे, यर लव। संघर्षी व्यंजन क्या, या इन्हीं को संघर्षी मतलब जहां पर वायु रगड़ कर आपके मुंह से घुमक्कड़ बाहर आती है, जहां पर आपकी वायु का स्पर्श होते जाता है और वहां पे घर्षण पैदा होता है। स्पर्श तो होगा, वायु निकलेगी, स्पर्श होगा, लेकिन साथ में क्या हो, घर्षण हो, और घर्षण से क्या हो जाएगा, वहां पे ऊष्मा पैदा होगी। तो इसी को बोला जाता है कि या तो संघर्षी या फिर ऊष्मीय या ऊष्म व्यंजन जो होंगे वो कितने हैं टोटल, 4 हैं, श, श, स और ह। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो वो भी संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, वो वाले 4 व्यंजन जो आपके 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने होते हैं, उनको आप बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे एक शब्द देता हूँ और वो बोलता हूँ क्या, आपको बोला गया क्या, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या लिखा है, आधा क लिखा है और फिर उसके बाद या लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर भी तो ये वर्ण आधा क लिखा हुआ है और यहाँ पे वो य लिखा हुआ है, य धन आ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, य धन आ लिखा हुआ है। तो आप देखिए क और य के कॉम्बिनेशन से ही तो क्या बना हुआ है ना। तो यहाँ पे भी ये भी आपका व्यंजन, ये भी आपका व्यंजन, इन दोनों व्यंजन के जब संयोग से कोई नया वर्ण बनेगा तो उसको हम बोल देंगे संयुक्त व्यंजन। लेकिन इन संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 क्यों बोली हमने यहाँ पर, 4 इसलिए बोली क्योंकि हम जो वर्णमाला लिखते हैं उन वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है वो हम कितनी दिखाते हैं, 4 दिखाते हैं। क्लियर है क्या ये, ठीक है। चलिए अब देखिए आपकी पूरी वर्णमाला देखिए, आप पूरी वर्णमाला में अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा वर्ण है जिस वर्ण का उच्चारण कोई गूंगा व्यक्ति भी कर पाए, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपकी पूरी वर्णमाला में एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण कोई गूंगा व्यक्ति जो होता है वो भी कर सकता है, तो आपका दिमाग चले अगर, तो आप सोचिए जहां से वर्णमाला शुरू होती है वो है अ। अब अगर एक गूंगा व्यक्ति भी होगा तो वो गूंगा जो उच्चारण करता है वो अवर्ण का उच्चारण करता है, अवर्ण का उच्चारण करता है, ठीक है। तो अवर्ण जो होता है ना, एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण एक गूंगा व्यक्ति भी कर सकता है। या बोलना चाहिए कि जो प्रकृति में जो ध्वनि होती है, जो मानव से उच्चारित ध्वनियां जो हैं उनमें एक ऐसा वर्ण आता है जो हर कोई उच्चारित कर सकता है। इसलिए जो अवर्ण है, अवर्ण को मूल स्वर बोला गया है। क्या बोला गया है, मूल स्वर बोला गया है, ठीक। क्लियर है क्या, ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला का मूल स्वर कौन सा है तो आप बोल दीजिएगा कि हिंदी वर्णमाला का मूल स्वर जो है वो क्या है, आपका अ है, ठीक। उसके बाद अब अपन आते हैं थोड़े से आगे। चलिए कुछ चीजें हैं, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं इसके सारे नोट्स हम आपको आपकी इस ऐप पे ही अपलोड करवा देंगे। 2-3 दिन में आपको इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे एज इट इज, जैसा मैंने पढ़ाया है, ठीक है। जैसा मैंने पढ़ाया है वही नोट्स आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और जब पढ़ रहे हैं तो आपको अभी लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वही की वही आपको पूरे नोट्स अवेलेबल रहेंगे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल और केवल पूरा फोकस रखिए याद करने के ऊपर या समझने के ऊपर, ठीक है। क्योंकि भले ही है हिंदी, टेक्निकल सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये समझने के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, ना कि रटने के ऊपर, ठीक। कुछ चीज़ें आती है जो आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, मतलब रट लो या तो ठीक, नहीं तो फिर समझ लो उसको, जो भी आप कर सको, ठीक है क्या। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम बताते हैं आपका अम और अह, ये 2 चीजें, ठीक। अम अह की अगर अपन बात करें तो आपने स्वर की काउंटिंग यहां पे की है, जहां पे आपने स्वर बताए वहां पर आपने 11 स्वर बता दिए, 11 स्वर हो गए आपके। उसके बाद 2 वर्ण वहां पे छूटे हुए थे, अम और अह।
इन दोनों वर्णों को बोला जाता है अयोगवाह। क्या बोला जाता है इसको? अयोगवाह। आपसे अगर पूछे कि अयोगवाह कौन कौन से वर्ण होते हैं तो आप आंसर करेंगे कि अयोगवाह वर्ण होगा एक अम और दूसरा होगा अह। ये दो वर्ण जो है ये अयोगवाह है। अयोगवाह क्यों बोला गया है? क्योंकि आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपका स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण होता है। स्वर भी आ रहा है अ और व्यंजन म। इसको अगर आप देखो, आपका स्वर का उच्चारण है अ और व्यंजन का उच्चारण क्या है? म। यहां पर देखोगे तो अ आपका स्वर का उच्चारण और अह ह जो होगा पीछे उसका उच्चारण होगा, मतलब वो व्यंजन का उच्चारण है। तो वे वाले वर्ण जो स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण करते हैं, या बोलना चाहिए कि वो ना तो स्वर है और ना व्यंजन है, ऐसे वर्ण जो होते हैं वो कहलाते हैं अयोगवाह। क्या इतना क्लियर है? ठीक। अब उसके बाद देखिए, आप जब व्यंजन में आए थे, एक आप अयोगवाह याद रखिएगा, दूसरा मैं आपको बताता हूं, आपने जब स्पर्शी व्यंजन पढ़े थे ना, स्पर्शी व्यंजन पढ़े थे, 25 स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। उन स्पर्शी व्यंजन में जो पांचवा वर्ण है या जो पंचम वर्ण है, ठीक है, पंचम वर्ण देखिएगा, आपको पंचम वर्ण कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये आपके पंचम वर्ण है, ठीक, ये पंचम वर्ण है। ये पंचम वर्ण जो हैं, ये पंचम वर्ण का उच्चारण करके अगर आप देखेंगे तो सभी का उच्चारण जो हो रहा है वो नाक से होता है। किससे होता है? नाक से। तो हम क्या बोलेंगे कि ये पांचों की पांचों जो होंगे वो अनुनासिक हैं। क्या बोलेंगे इनको? कि ये पांचों वर्ण है, ये कैसे हैं? अनुनासिक। मतलब पांचों का उच्चारण जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है? नाक से हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अब इनमें भी, इन अनुनासिक में भी स्पर्शी व्यंजन के पांचवें वर्ण में शुरुआत के 3 वर्ण देखिए, इन 3 वर्णों को अगर आप देखेंगे तो इन तीनों वर्णों को बोला जाता है अशुभाक्षर। इनको क्या बोला जाता है? अशुभाक्षर। क्यों अशुभाक्षर बोला जाता है उसके पीछे कारण जानिए। देखिए, नाम से अगर आप इसको संधि विच्छेद करके देखेंगे ना तो ये लिखा हुआ है अशुभ अक्षर। क्या लिखा हुआ है? अशुभ अक्षर। अशुभ अक्षर मतलब जो अक्षर शुभ नहीं है, और शुभ नहीं है मतलब इन 3 वर्णों से कभी भी कोई भी कविता या कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए इन शब्दों को या वर्णों को हम क्या बोल देते हैं? ये हमारे अशुभाक्षर हैं। कौन से? ये पांचवें वर्ण के शुरुआत के 3 वर्ण आपके अशुभाक्षर हैं, और पूरा स्पर्शी व्यंजन का 5वां वर्ण जो आता है, स्पर्शी व्यंजन के सभी वर्गों के 5वें वर्ण जो होंगे या 5वां वर्ण जो होगा वो आपका अनुनासिक कहलाएगा। अनुनासिक का मतलब होता है कि जिनका उच्चारण नाक से होता है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो ये जो था ये आपका वर्णमाला थी, ठीक। वर्णमाला में मैंने आपको पूरी वर्णमाला बता दी है, आपको वर्णमाला एज इट इज याद रखना है, और कुछ छोटी छोटी चीजें बताई हैं कि कौन स्वर के प्रकार में कौन सा स्वर का प्रकार है, व्यंजन के प्रकार में कौन व्यंजन है, और ये 2 चीजें अयोगवाह और आपका अनुनासिक। तो ये आप टोटल वर्णमाला इस प्रकार से याद रखिएगा। अब हम कल आगे चलेंगे तो मैं आपको 2 चीजें कल पढ़ाने वाला हूं। पहली चीज तो हम पढ़ने वाले हैं कि जो आपकी हिंदी है उस हिंदी की आप सामान्य जानकारी लेंगे। क्या लेंगे? कल आपको हिंदी के बारे में हम सामान्य जानकारी देंगे, पहली चीज। और दूसरा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक शब्दकोश सिखाने वाला हूँ। शब्दकोश मतलब जैसे आपकी इंग्लिश की डिक्शनरी होती है वैसी ही आपकी डिक्शनरी बन सकती है, किसकी? हिंदी की भी। तो वो शब्दकोश भी बता दूंगा। वहाँ शब्दकोश जब आप बताएंगे ना तो आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप अभी तो आज के दिन में वर्णमाला पूरी अच्छे से याद कर लीजिए। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के प्रकार अच्छे से याद कर लीजिए, कौन सा वर्ण कहाँ आता है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। ये आपकी वर्णमाला वाला चैप्टर हो गया है, और कुछ कुछ चीजें जो बीच में आते जाएंगी, जैसे मात्राओं की बात करेंगे तो जब शब्दकोश पढ़ेंगे तो मैं पहले आपको उसमें क्या पढ़ा दूंगा? मात्राएं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो हिंदी की मात्राओं के बारे में हम जान लेंगे, मात्राएं जैसे ही जानेंगे हम किस में चले आएंगे? शब्दकोश में चले आएंगे, ठीक है क्या। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम आगे का, ठीक है। थैंक यू।